Welcome to the chapter Solutions महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। डी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें कंसिडर करना चाहूँगा। सपोज एक वेसल है और उस वेसल में सॉल्यूशन रखा हुआ है और इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों भी वोलाटाइल है, और इस बर्तन को मैं इस तरह से एक ढक्कन के जरिए ढक दूंगा। तो अब ये बर्तन बंद हो गया और इस बंद बर्तन में सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट्स है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, जो कि दोनों भी वोलाटाइल है, इसलिए दोनों के वेपर्स यहाँ पर तैयार होंगे। ये वेपर्स ये पूरी खाली जगह में मौजूद रहेंगे। तो अब ये वेपर्स किसके किसके हैं? सॉल्यूशन के हैं, लेकिन सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो ये वेपर्स सॉल्वेंट के भी है और सॉल्यूट के भी है। डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन ये हम इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे, गैस बोलेंगे। सॉल्यूशन कौन से फिजिकल स्टेट में होता है? लिक्विड ना। तो हम इसको बोलेंगे कि ये लिक्विड फेज है। ठीक है, लिक्विड फेज है सॉल्यूशन। और ये जो वेपर्स नजर आ रहे हैं, तो वेपर्स ये लिक्विड के कांटेक्ट में है, लिक्विड के इक्विलिब्रियम में है ये वेपर्स। तो वेपर्स का फेज कौन सा होगा? गैस फेज। ठीक है। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड फेज में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम कौन सी टर्म यूज कर रहे हैं? यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, ये टर्म यूज कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है? x। और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? x1 बोलेंगे कि x2 बोलेंगे? बिल्कुल सही है, x1 बोलेंगे। और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हम x2 बोलेंगे। ओके। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन x1 और x2 है, लेकिन हमको यहाँ पर वेपर्स का जो गैसियस फेज नजर आ रहा है, वेपर्स जो कि इस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है, इस सॉल्यूशन के इक्विलिब्रियम में है। तो वेपर्स में भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वेपर्स मौजूद है बच्चों। यहाँ पर वेपर्स के अंदर भी सॉल्वेंट के वेपर्स भी है और सॉल्यूट के वेपर्स भी है। तो अब हमको यहाँ पर सॉल्वेंट का के वेपर्स का कॉन्सेंट्रेशन मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि वेपर फेज यानी कि गैसियस फेज में जो सॉल्वेंट के वेपर्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सॉल्यूट के जो वेपर्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये हमें मालूम करना है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि गैसियस फेज में
सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो वेपर्स मौजूद है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हम किस फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो अब वेपर फेज में, गैसियस फेज में जो सॉल्वेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि हम क्या बोलेंगे, उसका मोल फ्रैक्शन हम कितना कंसिडर करेंगे। देखो हमने लिक्विड फेज में x1 बोला है, तो क्या हम गैसियस फेज में भी x1 बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अब हम यहाँ पर हमारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए, हमारी आसानी के लिए हम यहाँ पर एक नया सिंबल लेंगे और उसको हम बोलेंगे y1। तो y1 क्या हुआ बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन गैस फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन गैस फेज। ठीक है, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट के कितने वेपर्स है, y2। एकदम आसान लैंग्वेज में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि y1 ये सॉल्वेंट के वेपर्स का अमाउंट ऑफ वेपर्स है, वेपर कॉन्सेंट्रेशन है वेपर्स का, और y2 ये सॉल्यूट के वेपर्स का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। इसलिए हम कॉन्सेंट्रेशन बोलने की बजाय क्या बोलेंगे बच्चों, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। तो अब मेरा सवाल ये है कि जब सॉल्यूशन में अगर हमको x1 और x2 ये दिया गया है तो ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और वेपर फेज यानी कि गैसियस फेज में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन y1 और y2 है। तो अब हमको ये सोचना है कि क्या हम y1 और y2 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्या हम y1 और y2 को कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अब आपको देखिए, हमारे पास जो राउल्ट्स लॉ था, तो राउल्ट्स लॉ किसके लिए है बच्चों, सॉल्यूशन के लिए है कि वेपर्स के लिए है? हम राउल्ट्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये राउल्ट्स लॉ असल में सॉल्यूशन के लिए है, और वेपर्स यानी ये गैसियस फेज है, तो हम इसको राउल्ट्स लॉ यूज नहीं कर सकते बच्चों। तो गैसियस फेज के लिए हमको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये यूज करना पड़ेगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किसके लिए, वेपर्स के लिए। ठीक है, तो मैं अब सबसे पहले ये हमको वेपर्स के बारे में सोचना है कि वेपर्स पीटी लिखूंगा मैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीटी? टी का मतलब टोटल, टोटल प्रेशर, या दूसरी जबान में टोटल वेपर प्रेशर। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये इसकी बात कर रहे हैं, इतने हिस्से की बात कर रहे हैं। ये टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, P1 प्लस P2। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P1? बोलिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, एक नंबर यानी सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्लस P2 का क्या मतलब है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। ये दोनों की जमा करने के बाद आपको टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हम P1 और P2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब लिक्विड फेज के लिए तो P1 और P2 कैलकुलेट करना बहुत आसान है। लिक्विड फेज यहाँ से यहाँ तक जो है उसके लिए क्या फार्मूला हमारे पास, P1 कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। हाँ, P10 इंटू x1। ये किसके हिसाब से लिखे हमने, अकॉर्डिंग टू विच लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ठीक है, और राउल्ट्स लॉ ये सिर्फ सॉल्यूशन में काम करता है, ये सिर्फ लिक्विड फेज के लिए एप्लीकेबल है, गैसियस फेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब P2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, P2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए, P20 इंटू x2। अब यहाँ पर P10 x1, P20 x2, इन सब का क्या मीनिंग है, लास्ट वीडियो में ये सब क्लियर हो चुका है, आप वो वीडियो देखिए। ठीक है, तो ये सब लिक्विड फेज के लिए हुआ है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अब गैसियस फेज के लिए यानी जो वेपर्स है, इनका हमको
P1 और P2 कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉल्यूशन के लिए तो हमने P1 P2 कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन अब गैसियस फेज में हम P1 और P2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका जवाब कौन दे रहा है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, पहले हम उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और बाद में हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए मैं यहां पर लिखता हूं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या कहता है डाल्टन, इसको इक्वेशन की शक्ल में हम लिखेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये कहता है। तो अब पार्शियल वेपर प्रेशर हम यहां पर कितना है हमारे पास, P1 है, और टोटल वेपर प्रेशर कितना है, P, और उसके बेस पे मैं T लिखता हूं, PT, और मोल फ्रैक्शन। अब हमको मोल फ्रैक्शन किसका लेना है बच्चों? सॉल्वेंट का, लेकिन कौन से फेज में? लिक्विड फेज में नहीं लेना है, बल्कि गैसियस फेज में लेना है। तो हमने सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है कितना कंसीडर किया है, Y1, और सॉल्यूट का कितना कंसीडर किया है, Y2। तो ये वैल्यूज हमको यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, Y1, ठीक है। तो ये इक्वेशन तैयार हो गया। अब इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, P1 इज इक्वल टू PT, T नहीं भी लिखे तो चलेगा, आप डायरेक्ट P लिखिए, मतलब वही हुआ उसका टोटल प्रेशर इनटू Y1, ओके। और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करता हूं, ठीक है। तो क्या हम ऐसे ही P2 के लिए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? P2 इज इक्वल टू PT मल्टीप्लाइड बाय Y2, या और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P2 इज इक्वल टू P इंटू Y2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे, ओके। तो अब ये जो हमने दो इक्वेशन लिखे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये कौन से लॉ के हिसाब से लिखे हैं? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ओके। तो अब यहां पर हमको इस इक्वेशन को राउल्स लॉ के इक्वेशन से कंबाइन कर देना है। तो हम कैसे कंबाइन करेंगे? देखिए, राउल्स लॉ के मुताबिक हमने लास्ट टाइम P1 के लिए इक्वेशन तैयार किया है। क्या किया था? P1 इज इक्वल टू, बोलिए, P10 इंटू X1, ओके। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करूंगा। और ऐसे ही हम P2 भी कैलकुलेट करेंगे। P2 इज इक्वल टू P20 इंटू X2, ये इक्वेशन नंबर 4। ये दो इक्वेशन जो राउल्स लॉ की इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन और पहला और दूसरा इक्वेशन, तो हमको ये सारे इक्वेशंस को कंबाइन करना है, यानी कि हमको दो लॉ को कंबाइन करना है, डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ को कंबाइन करना है। तो डियर स्टूडेंट, हम
इक्वेशन 1 और 3 को कंबाइन करेंगे और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करेंगे मतलब एक्चुअली क्या करेंगे, आप इक्वेशन 3 को देखिए। इक्वेशन 3 में जो लेफ्ट साइड है P1, P1 की वैल्यू हम क्या रखेंगे जो इक्वेशन 1 में बताई गई है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, पुट वैल्यू ऑफ P1, पुट वैल्यू ऑफ P1 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन 1 आपके सामने मौजूद है। P1 0 x1 इज इक्वल टू PT y1। ओके, तो अब क्या हम y1 कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। y1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, P1 0 इंटू x1 डिवाइडेड बाय PT। समझ में आ रहा है आपको? तो ये इक्वेशन है और इसकी मदद से हम जो है y1 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फिर से एक बार y1 का मतलब क्या है बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y1? बोलिए। बिल्कुल सही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन विच फेज, गैसियस फेज, इन वेपर फेज। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P1 0? बोलिए। हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x1? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन कौन से फेज में? लिक्विड फेज में, डिवाइडेड बाय PT। समझ में आ रहा है आपको? अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन 4 है, तो ये इक्वेशन 4 में की जो P2 की वैल्यू है, P2 की वैल्यू ये हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे बच्चों। पुट द वैल्यू ऑफ P2 इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए रखते हैं। P2 0 इंटू x2 इज इक्वल टू PT y2। तो फिर हम y2 कैलकुलेट करेंगे। y2 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 0 x2 डिवाइडेड बाय PT। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो चुका है। ठीक है, तो हम इस तरह से y1 और y2 कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर PT की जगह पर क्या रख सकते हैं और इसको और क्या मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। देखिए, सपोज यहाँ पर y1, थोड़ा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऊपर, y1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1। आप PT की जगह पे क्या रख सकते हैं? देखिए, शुरू में मैंने आपको बताया हूँ, ये इक्वेशन देखिए आप, PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये हम यहाँ पर बिल्कुल रख सकते हैं। तो PT की जगह पे हम क्या रखेंगे, P1 प्लस P2। और P1 और P2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, बोलिए। P1 और P2 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? बहुत आसान सवाल पूछा हूं मैंने आपको। P1 की जगह आप P10 x1 ये रख सकते हैं और P2 की जगह आप P20 इंटू x2 रख सकते हैं। चलिए रख देंगे। P1 इज इक्वल टू क्या होगा, P10 x1 प्लस P2 इज इक्वल टू क्या होगा, P20 इंटू x2। एक बड़ा इक्वेशन आपने तैयार किया है।
ओके, तो ये दोनों इक्वेशन बच्चों सेम है, ये भी इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, सिर्फ हमने थोड़ा उसको इलाबरेट किया है। आप ये जो नीचे वाला इक्वेशन है इसको भी इसी तरह से आप एक्सटेंड कर सकते हो। देखिए इसको भी एक्सटेंड करके देखेंगे। तो पी टी की जगह पे क्या रखेंगे, P1 प्लस P2, Y2 इज इक्वल टू P20 X2 डिवाइडेड बाय PT की जगह पे क्या रखेंगे, P1 प्लस P2। ओके, और जब P1 और P2 की जगह और क्या रख सकते हैं हम, P20 X2 डिवाइडेड बाय P1 की जगह पे P10 X1 और P2 की जगह पर P20 X2। तो ये एक इक्वेशन हमको मिला है। तो ये बच्चों ये दोनों इक्वेशन वन एंड द सेम है। ओके, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन समझ में आ रहा है आपको। तो आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर समझी है। तो मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको फिर से एक बार यहाँ बताना चाहूँगा जो इस चैप्टर के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज़रा हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे। देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा P1, इसका क्या मतलब है बोलिए। 1 का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट, और P मतलब प्रेशर। तो यहाँ पर हम सिर्फ प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो P1 क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P2, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। अब मैं P10 लिखूंगा, इसका क्या मतलब है बोलिए, हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर प्योर लिखना पड़ेगा क्योंकि P1 के ऊपर आपने 0 लिख दिया है। P20, इसका क्या मतलब हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर P लिखूंगा या फिर PT लिखूंगा, दोनों का मीनिंग सेम है। क्या मीनिंग है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, चलिए उसके बाद X1 बोलिए, इसके क्या मीनिंग है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मतलब सॉल्वेंट। ओके, कहाँ पर, इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब लिक्विड फेज, इन लिक्विड फेज, ठीक है। उसके बाद X2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कौन से फेज में, इन लिक्विड फेज। ओके, उसके बाद और एक हमने टर्म देखी है Y1, क्या है Y1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन गैस फेज। उसके बाद हमने देखा है Y2, Y2 का क्या मीनिंग है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन गैस फेज। ओके, और अभी हमने
अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ दो इक्वेशन लिखे थे। पहला इक्वेशन लिखा था P1 इज इक्वल टू PT इंटू Y1, या और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू PY1। तो हम यहाँ पर Y1 कैसे सॉल्व कर सकते हैं, Y1 इज इक्वल टू क्या होगा, P1 अपॉन P। ये इक्वेशन भी सही है Y1 के लिए। और एक इक्वेशन हमने लिखा था अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, P2 इज इक्वल टू PT इंटू Y2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू, T नहीं भी लिखे तो चलेगा, P इंटू Y2। तो फिर Y2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, Y2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने जो ये सॉल्यूशन इस चैप्टर में टर्म्स आ रहे थे और जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा था, तो वो कंफ्यूजन दूर करने की हमने कोशिश की है और हर एक सिंबल का मीनिंग क्या होता है ये समझने की कोशिश की है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिए और इस वीडियो को देखते रहिए, अपने खुद के नोट्स तैयार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।